चुनावी जंग में पुराने हथियारों से काम नहीं चलता। हर बार नई रणनीति की जरूरत होती है। नए दांव चले जाते हैं, नई चाल चली जाती है। इस वक्त मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से लेकर खतौली और रामपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में कुछ ऐसा ही हो रहा है। डिंपल यादव की जीत के लिए अखिलेश यादव घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं, सीधे लोगों से मिल रहे हैं। बड़ी चुनावी सभा की जगह छोटी छोटी सभाओं पर जोर है। डिंपल यादव खुद तूफानी दौरे कर रही हैं। हर दिन ज्यादा से ज्यादा दूरी नापने की कोशिश है, तो उधर भाजपा ने भी धीरे धीरे अपने अभियान को और धार दे दी है। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जसवंत नगर में अखिलेश को सीधी चुनौती दी। यहां भाजपा ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन किया। इसमें पार्टी के प्रत्याशी रघुराज शाक्य को बड़ी जीत दिलाने के लिए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र दिया। एक तरफ मैनपुरी में माहौल गर्म रहा, तो खतौली और रामपुर में भी अखिलेश यादव कब प्रचार करने जाएंगे, यह सवाल बड़ा होता जा रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि अखिलेश को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, इसलिए वो मैनपुरी में जमे हैं। तो उधर आजम खान ने भाजपा को रामपुर में सीधी चुनौती दे डाली। भाजपा ने 2 दिन पहले उनके करीबी फसाहत खान को अपने पाले में कर लिया था, तो आज आजम ने भाजपा के 25 साल पुराने नेता संतोष सिंह खौरा को सपा में शामिल करवा लिया। इसके साथ ही रामपुर की जंग और भी दिलचस्प हो गई है। आजम ने इस चुनाव को लोकतंत्र बनाम दमन तंत्र की लड़ाई बता डाला है। आज मैं उपचुनाव की इन तमाम खबरों का करूंगा पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। मैनपुरी उपचुनाव के घमासान का रोमांच अब बढ़ता जा रहा है। सपा के दिग्गज पहले से यहां जमे थे, तो अब भाजपा के दिग्गजों ने भी डेरा डालना शुरू कर दिया है। चुनाव प्रचार 3 दिसंबर को खत्म होगा, यानी अब करीब 10 दिनों का वक्त बचा है। इस बाकी समय में अखिलेश यादव ने डिंपल को जिताने के लिए सपा की तरफ से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश में है। तो भाजपा यहां तूफानी अभियान शुरू करने जा रही है। उससे पहले जुबानी शोले बरसने तेज हो गए। इस चुनाव को ऐतिहासिक जीत दिलाए। मैनपुरी में अखिलेश की मुलायम हुंकार। आज जहां हम लोग बैठे हैं, या आसपास जो विकास दिखाई दे रहा है, ये सब नेताजी की देन है। गांव गली शहर शहर डिंपल का तूफानी प्रचार। चप्पे चप्पे पर जुबानी संग्राम। देखिए, जब आजमगढ़ नहीं बचा और मोहम्मद आजम खां का गढ़ नहीं बचा, दोनों लोकसभा के उपचुनाव में भाजपा का कमल खिल चुका है, तो मैनपुरी में भी कमल खिलेगा। वो जोर लगावे, पूरा उनको जोर लगाने का अधिकार है। मैनपुरी में समाजवादियों को घेरने के लिए जाने कौन कौन लोग उतर चुके हैं, लेकिन कभी कोई नेताजी के इस अवैध दुर्ग को भेद नहीं पाया। तो मैं नहीं समझता मैनपुरी का कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पर आदरणीय डिंपल जी को अपना वोट ना दे। आसमान पर पहुंचा सियासी घमासान। इस बार विरासत बचेगी नहीं, विरासत नहीं बचेगी। क्योंकि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। उड़ान तय करती है कि आसमान किसका है। इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊंची उड़ान ले रही है। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, एमवाई का नहीं है। अगर आप यहाँ भी देखोगे, यहाँ सातों जात के लोग होंगे, 36 बिरादरी के लोग होंगे, और इस चुनाव में यहाँ की सातों जात और 36 बिरादरी एक तरफा नेताजी के साथ रही है और इस चुनाव में भी है। भाजपा का अखिलेश को सीधा चैलेंज। मैनपुरी में भी इतिहास बदलेगा। निश्चित रूप से आने वाली 5 तारीख को जसवंत नगर सहित 5 विधानसभा की सीटें मैनपुरी की भाजपा जीतेगी। वो नेताजी की सीट है और नेताजी के उदय से लेके उनके स्वर्गवास तक ये उन्हीं की सीट रही है। न स्थिति बदल रही, न परिस्थिति। चाचा भतीजे की दोस्ती पर भाजपा का डबल अटैक। बात तो चुभेगी।
मैनपुरी में भले ही डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हो, लेकिन भाजपा का सबसे तीखा हमला अखिलेश यादव पर हो रहा है। भाजपा के प्रत्याशी रघुराज शाक्य ने आज सपा अध्यक्ष के लिए चुभने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि अखिलेश के परिवार के जो लोग कल तक हवाई बातें करते चले आ रहे थे, अब वो इतना डर चुके हैं कि गलियों में वोट मांगने को मजबूर हैं। भाजपा ये भी कह रही है कि आज से पहले मैनपुरी में कभी भी सैफई का परिवार गली गली जनसंपर्क करते नहीं दिखा था, ऐसा उसकी वजह से हो रहा है। तो वहीं अखिलेश मैनपुरी के लोगों को नेताजी के बड़े कामों की याद दिलाने में जुटे हैं। मैनपुरी के चुनावी मैदान में सजे सियासी अखाड़े में जीत के लिए जोर आजमाइश का दौर जारी है और यहीं से उठ रहा है सवाल कि कौन किस पर भारी है। यूं तो मैनपुरी समाजवाद का गढ़ है, लेकिन मौजूदा वक्त में जो समीकरण तैयार हुए हैं, समाजवादी पार्टी के लिए राह उतनी भी आसान नहीं दिखती। ऐसे में मैनपुरी के मोर्चे पर डटे अखिलेश यादव लोगों के बीच पिता मुलायम के बड़े कामों की चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार अलग अलग वर्ग के लोगों के बीच जा रहे हैं। सपा के सैनिक सम्मेलन में अखिलेश यादव ने रक्षा मंत्री के तौर पर जवानों के लिए किए गए मुलायम सिंह यादव के कामकाज का बखान किया। सियाचिन ग्लेशियर के लिए जब जाने का उनका कार्यक्रम बना तो बहुत सारे अधिकारी आए। उन्होंने कहा कि सियाचिन इतने ठंड का इलाका है, अगर आप अपने पहनावे को पहन करके जाएंगे तो हो सकता है सर्दी लगे, आपको अपने कपड़े बदल करके जाना पड़ेगा। बहुत समझाने के बाद भी नेताजी नहीं माने और आज भी अगर आप तस्वीरें या वीडियो देखते होंगे और फौज के लोग जो इस इलाके में काम किया होगा, जिन्होंने नौकरी की होगी, जिन्होंने वहां पर खड़े होकर के देखा होगा मौसम को, जानते होंगे कैसे। दरअसल मैनपुरी के महासमर में अखिलेश यादव कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। सैनिक सम्मेलन को भी इसी कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। ये तो बहुत ही हर एक फौजी के दिल में छूने वाला है। ये जो कि नेताजी ने पहले क्या था, जब फौज में कोई अगर मरता था तो वहीं पर जला देते थे, लेकिन क्या नेताजी ने जो फौजियों के लिए सबसे बड़ा काम तो ये किया है कि जब कोई कहीं पर भी मरे, लेकिन उसकी जो बॉडी है जो उसके गांव में घर पर आएगी। ये सबसे ज़्यादा जो हर एक सैनिक को दिल को छू लेने वाला है। जो उन्होंने बताया है आज हम लोग तो उस पर पहले से अमल कर रहे हैं और करेंगे जब तक पार्टी है। नेताजी हमारे नहीं रहे आज हमारे बीच में, लेकिन फिर भी जो हमारे मुखिया है हम उन्हीं को अपना नेता मानते हैं, उन्हीं के साथ में है सब कुछ। माननीय अध्यक्ष जी ने ये बताया है कि हमारी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को सभी लोग सैनिक जैसे अपनी सेना में हम काम करते आए हैं, एक पूरे विश्वास से, ईमानदारी से, उसी प्रकार हमारे पूरे सैनिक रिटायर्ड जितने हैं वो उसी तरह से काम करें और हमारी समाजवादी पार्टी को जिताएं। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश यादव के सामने मैनपुरी में चुनौती बड़ी है, क्योंकि यही वो चुनाव है जिसके नतीजे आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी की दिशा तय करेंगे। ऐसे में पूरा सैफई परिवार अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ चुनाव प्रचार में जुटा है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए कार्यकर्ता मैदान में डटे हुए हैं। निकले थे आप आजमगढ़? हम सर आज से चौथे रोज निकले थे और उसके 2 दिन पहले आके सैफई में दाऊ के पास रात भर रुके। फिर माननीय धर्मेंद्र भैया जी से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने फिर यहाँ जिला कार्यालय मैनपुरी पे छोड़ा। कहाँ घूम रहे हैं आप? सर अभी तो ज़्यादा नहीं घूम पाए हैं। कल गए थे सैफई में, माननीय नेताजी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, श्रद्धांजलि देने। श्रद्धांजलि सभा में? हाँ कल जयंती थी। हाँ क्या माहौल चल रहा है डिंपल भाभी के लिए? माहौल सर ठीक चल रहा है, अधिक से अधिक मतों से जीतेंगे डिंपल भाभी। मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की भाजपा से सीधी जंग है। भाजपा का दावा है कि इस बार सपा का गढ़ यहाँ पूरी तरह दरकने वाला है। यादव जी के प्रति हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मान का भाव रखता था। उनके खिलाफ प्रचार करने बताइए, 2014 में प्रधानमंत्री जी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं गए, 19 के चुनाव में नहीं गए, 95,000 वोटों से 95,000 वोटों से जीते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सभा फिरोजाबाद, बदायूं और कन्नौज
में समाजवादी पार्टी के किले को ढहा देती है, तो मुलायम जी के प्रति सम्मान था, हमारा भी सम्मान है, लेकिन जो सम्मान है उस सम्मान का सम्मान किया गया तब जब नेताजी थे। हालांकि भाजपा के जीत वाले दावों को समाजवादी पार्टी सिरे से खारिज कर रही है। सपा कह रही है कि भाजपा का सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का लगातार नेताजी के प्रति एक समर्थन रहा, नेताजी का लगातार समर्पण यहाँ के लोगों के प्रति रहा, और उसका परिणाम है कि कभी कोई भेद नहीं पाया। और इस चुनाव में चूँकि चुनाव ऑलरेडी नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, तो मैं नहीं समझता मैनपुरी का कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पे आदरणीय डिम्पल जी को अपना वोट ना दे। खुद सीएम योगी मैनपुरी में प्रचार करने वाले हैं, तो पार्टी के 40 स्टार प्रचारक एक एक का ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। इससे आने वाले दिनों में मैनपुरी में घमासान और तेज होना तय माना जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए मैनपुरी से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मैनपुरी संसदीय सीट पर सपा और भाजपा के बीच की भिड़ंत चुभने वाले दौर में पहुंच गई है। भाजपा और सपा दोनों के ही नेता अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि इस चुनाव को ग्राम प्रधान चुनाव की तर्ज पर लड़ें, यानी हर घर तक पहुंचे, एक एक वोटर से संपर्क करें। इस बीच भाजपा ने समाजवादी परिवार पर तीखा तंज कर डाला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यहां तक कह दिया है कि आने वाले दिनों में अखिलेश का परिवार प्रधानी को तरस जाएगा, यानी मैनपुरी की सियासत से सैफई के परिवार के रसूख का सफाया हो जाएगा। यह कहना है भूपेंद्र चौधरी का। तरस जाएंगे। सांसद भी रहे, विधायक भी रहे और लगभग 1.5 वर्ष से हमारे साथ पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और पूरी पार्टी उनके साथ संगठित होकर घर घर घूम करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद और इसने रघुराज साक्य को मिल लिया और आगे इसी का परिणाम आप जब काउंटिंग होगी तब देखेंगे। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ये चुनौती मैनपुरी के उस जसवंत नगर से दी है जिसे समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। अब यहाँ से भाजपा के चौधरी का ऐलान है कि वक्त बदल चुका है, समीकरण बदल चुके हैं, नतीजे भी बदलेंगे। धीरे धीरे सारी जनता प्रदेश की और देश की भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ी है। मैनपुरी में भी इतिहास बदलेगा। निश्चित रूप से आने वाली 5 तारीख को जसवंत नगर सहित 5 विधानसभा की सीटें मैनपुरी की भाजपा जीतेगी, बड़े अंतर से जीतेगी। भाजपा के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। मैनपुरी के चुनावी मैदान में यही दिखाई दे रहा है। भाजपा के तमाम नेता मैनपुरी में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। बड़े लक्ष्य की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए बिल्कुल सामान्य चुनाव है और जिस तरीके से हमारा रणनीति रहती है हम बहुत आसानी से चुनाव जीतने जा रहे हैं। नहीं, देखिए गढ़ किसी का नहीं होता है। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय मानवेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर बढ़िया सी व्यूह रचना जो उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र में जब से अध्यक्ष हुए हैं, आप हमारा पूरा ट्रैक उठा करके देख लीजिए कि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र ने ऐतिहासिक विजय पूरे उत्तर प्रदेश में हासिल करी है। मैनपुरी संसदीय सीट के तहत कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं।
इनमें से इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में मैनपुरी और भोगांव विधानसभा सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर सपा ने कब्जा जमाया था। विधानसभा चुनाव के इन्हीं नतीजों से भाजपा बेहद उत्साहित है। तीनों सीटों पर चुनाव जीतेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तेजी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर यूपी को लेकर के, मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को लेकर चुनाव मैदान में है और जनता का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है। कमल ही खिलेगा और कमल ही जीतेगा। भाजपा को यकीन है कि अगर सपा के कब्जे वाली जसवंत नगर, करहल और किशनी विधानसभा क्षेत्र में वो पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब रही तो इतिहास बदल सकता है। जनता का जो रुख है बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जनता यहाँ से सपा मुक्त क्षेत्र चाहती है और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जब मैनपुरी सपा मुक्त हो जाएगा तो पूरा प्रदेश अपने आप ही एक संदेश जाएगा कि सपा मुक्त उत्तर प्रदेश। बहुत साल पहले कहा गया था, चाणक्य ने कहा था कि राजा बहुत लोकप्रिय होगा और दूसरे राजा खतरे में होंगे तो दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधि यहाँ हुआ करेंगी। ऐसे ही ये पैर छुअन जो हुआ तो शिवपाल जी ने राम गोपाल जी के और अखिलेश जी ने शिवपाल जी के, क्योंकि इतने बयानबाजी कर चुके हैं, कब राम गोपाल जी ने शिवपाल जी को पार्टी से निकाला, शिवपाल जी ने राम गोपाल जी को निकाला। इनमें केंद्र और योगी सरकार के कई मंत्री शामिल हैं। इनके अलावा भाजपा के सांसद और विधायक भी मैनपुरी में डेरा डाले हुए हैं। मतलब भाजपा ऐसी व्यूह रचना बना रही है जिससे समाजवादी पार्टी को उसी के गढ़ में जीत की राह पर बढ़ने से रोका जा सके। हालांकि इस पर समाजवादी पार्टी का अपना ही तर्क है। रह गया ये चुनाव एक तरफा चुनाव है। नेताजी को यहाँ की जनता जिन्होंने कई बार सांसद बनाया, नेताजी को श्रद्धांजलि देना चाहती है और नेताजी को ऐसी श्रद्धांजलि देगी कि एक तरफा चुनाव, जिस तरह का माहौल है, एक तरफा चुनाव डिम्पल जी के पक्ष में है। दरअसल सपा का इशारा भगवा ब्रिगेड की उस रणनीति की ओर है जिसके तहत मैनपुरी में भाजपा यादव समाज के बाद सबसे बड़े वोटर शाक्य समाज को साधने निकली है। दूसरे लफ्जों में कहें तो भाजपा की इसी रणनीति ने मैनपुरी के महासमर को दिलचस्प बना दिया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आजम खान ने आज रामपुर में फिर इमोशनल दांव चला। सपा प्रत्याशी के रूप में आसिम राजा के नाम के ऐलान के बाद आज वो पहली बार पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच थे। उन्होंने कहा कि रामपुर उपचुनाव में अन्याय और जुल्म हो रहा है। सपा के पूर्व सांसद और विधायक ने कहा कि जो कुछ हो रहा है उसे आने वाली नस्लें याद रखेंगी। आजम ने अपने समर्थकों से अपील की कि वो भाईचारे और प्यार के साथ चुनाव प्रचार करें। तस्वीरें रामपुर के सपा दफ्तर की हैं, जहां आजम खान पहुंचे तो समर्थकों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। आजम ने इस नारेबाजी के दौरान खुद भी मुट्ठियां भींचकर ये जताने की कोशिश की कि अभी भी उनकी सियासी ताकत कायम है और रामपुर में वो कमजोर नहीं हुए हैं। के चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन रामपुर चुनावों के बारे में एक ऐसा इतिहास रच रहा है, एक ऐसे अन्याय का इतिहास जिस पर आने वाली सदियां खून के आंसू रोएंगी और उन लोगों पर यकीनन हैरत करेंगी जिनके अंदर बर्दाश्त की सख्त होगी। आजम खान ने कहा कि रामपुर विधानसभा सीट पर हो रहा ये उपचुनाव इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार जुल्म कर रही है और सहने वाले बर्दाश्त करने की हद तक पहुंच चुके हैं। आजम खान ने कहा कि जुल्म करने वालों और जुल्म सहने वालों दोनों को आने वाला ज़माना याद रखेगा। आजम खान ने हाथ का इशारा करके कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की और कार्यकर्ताओं से कहा कि इस चुनाव को मजबूती के साथ लड़ना है। आजम ने लोगों से अपील की कि वे सपा को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा दें। आजम ने इसे लोकतंत्र और दमन तंत्र के बीच की लड़ाई करार दिया। चुनाव लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है
लेकिन क्या हो रहा है, इस पर टिप्पणी करने से बेहतर यह है कि हम खुद उसका एहसास करें और हालात का मुकाबला करें और एक ऐसी फतह दर्ज करें जिससे आने वाले लोगों को ये सबक हो कि लोकतंत्र को दमन तंत्र से नहीं दबाया जा सकता। दरअसल रामपुर में इस वक्त आजम खान की साख दांव पर लगी है। नफरत भरे भाषण के मामले में विधायकी जाने के बाद उनके सामने अपनी सीट से आसिम राजा को जिताने की चुनौती है। भले ही चुनाव आसिम राजा लड़ रहे हों, लेकिन इस चुनाव को सीधे तौर पर आजम की लड़ाई बताया जा रहा है। रामपुर में आजम खान और भाजपा नेता आकाश सक्सेना का लड़ाई जो है वो लंबे अरसे से चल रही है। इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा और भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन आजम खान ने जिस तरह से आज विक्टिम कार्ड खेला है, उससे लगता है कि आजम खान इस चुनाव को बहुत मजबूती के साथ लड़ने वाले हैं। वहीं भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने फिर दोहराया है कि इस चुनाव के बाद रामपुर में आजम का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। उनके प्रत्याशी की हार तय है। सिर्फ इतना कहेंगे, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम, मिलकर नहीं कहा। तो भाजपा प्रत्याशी क्या रचेंगे, क्या लिखेंगे? वो सिर्फ ये लिखेंगे कि रामपुर में हिंदू और मुसलमान आज एक प्लेटफॉर्म पर है और रामपुर का हिंदू और मुसलमान अब ये मन बना चुका है कि यहाँ जितनी ये ताकतें थी इनको समाप्त करने के लिए और सिर्फ रामपुर में उद्योग की बात होगी, उद्योग की बात होगी और सिर्फ उद्योग की बात होगी। साफ है कि रामपुर में आजम के खुलकर इमोशनल कार्ड चलने के बाद अब भाजपा और भी ज्यादा आक्रामक हो गई है और इस उपचुनाव पर लोगों की नजरें अब पहले से ज्यादा टिक गई हैं। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। आजम खान ने आज भाजपा के नहले पर दहला मारने की कोशिश की। 2 दिन पहले भाजपा ने आजम के पूर्व मीडिया प्रभारी फसाहत खान शानू को अपने पाले में कर लिया था। आज बारी आजम खान की थी। सपा के दिग्गज नेता ने रामपुर के पार्टी दफ्तर में भाजपा में 2.5 दशक तक रहे स्थानीय नेता संतोष सिंह खौरा को सपा में शामिल करा लिया। आजम खान इसके लिए खास तौर पर पार्टी ऑफिस पहुंचे थे। भाजपा छोड़ने वाले नेता का दावा है कि वो आजम के साथ पहले ही आना चाहते थे, लेकिन जेल में बंद होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाए। भाजपा ने आजम के करीबी फसाहत खान को भगवा पट्टा पहनाकर सपा को सीधी चुनौती दी थी। इस पर सपा ने कर दिया है पलटवार कि अगर हम और हमारे लोग आपकी कसौटी पर पूरा उतरें तो आप हमारे साथ रहिए और अगर हम आपकी कसौटी पर पूरे नहीं उतरते तो इतना समय रहेगा कि आप हमें छोड़ सकते हैं। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रहे और 2.5 दशक तक भाजपा में काम करने वाले संतोष सिंह खैरा अब सपाई हो गए हैं। दावा है कि पार्टी के नेता और राज्य सरकार के मंत्री बलदेव सिंह औलख के कथित छल की वजह से उन्होंने आजम खान के साथ खड़े होने का फैसला किया है। आज सैकड़ों लोग सिख समाज के और दूसरे समाज के भी मेरे साथ आए और वादा क्या, बस तन मन धन के साथ आदरणीय आजम खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें पूरी तरीके से शरीक हैं और बिना शर्त। भाजपा से नाराजगी की वजह क्या रही है आपकी? भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने 27 साल काम करा, भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट करा। भारतीय जनता पार्टी के जो आदरणीय मंत्री जी हैं सरदार बलदेव सिंह औलख जी, उन्होंने मेरे साथ छल कपट करा। और रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम राजा का दावा है कि भाजपा छोड़कर सपा में शामिल होने वालों की तादाद बढ़ी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये भाजपा पर पलटवार है, जवाब हाँ में था। तो ये बताइए कि जिस तरह से मुन्ना मशकूर नाराज चल रहे हैं, फसाद खान शानू चले गए भाजपा में, क्या उसी के जवाब में आप लोगों ने अभी अपनी ताकत दिखाई है? जी ये तो है, जो वो इतने जो लोग गए हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे कई गुना लोग भाजपा छोड़कर समाजवादी में आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा को चुभने वाला संदेश देने के लिए खुद आजम खान खास तौर पर भाजपा छोड़कर आए कार्यकर्ताओं को सपा में शामिल कराने के लिए ही पार्टी के दफ्तर में पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान ने आज काफ़ी लोगों को समाजवादी पार्टी में शामिल किया है और एक मीटिंग ली है। चुनाव के दौरान आजम खान की ये एक बड़ी मीटिंग है, पहली बार कि जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी
आसिम राजा के लिए अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है और आज़म खान ने मीटिंग के दौरान ये कहा कि जो अन्याय का अध्याय रामपुर में चुनाव के दौरान चल रहा है वो सदियों तक याद रहेगा। और आज़म खान ने हाथ का इशारा करके मुट्ठी बांध करके कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की है। वहीं भाजपा ने साफ कर दिया है कि आज़म चाहे जितनी कोशिश कर लें, इस बार जनता उनके कहने पर वोट नहीं डालने वाली। वो क्या इतिहास रचाएंगे, वो तो खुद इतिहास बने हुए हैं। तो इतिहास बनाने की बात तो वो करे जो देश के भविष्य के बारे में सोचे। जिसका खुद वोट नहीं है वो क्या देश का भविष्य, हमारे रामपुर का भविष्य तय करेगा। माना जा रहा है कि अब भाजपा सपा की इस नई चुनौती पर नया पलटवार करेगी। अब देखना है कि सपा के खेमे से भाजपा आगे किस नेता को अपने पाले में करती है। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। खतौली में चुनावी माहौल की तपिश बढ़ती जा रही है, लेकिन यहां अखिलेश यादव कब पहुंचेंगे, सवाल रालोद के साथ सपा के नेताओं को भी चुप कर दे रहा है, क्योंकि अब तक ये साफ नहीं है कि मैनपुरी की किलेबंदी से निकलकर अखिलेश यादव कब खतौली में दस्तक देंगे। रही बात रालोद की, तो उसने यहां पूरी ताकत लगा दी है। वहीं भाजपा का दावा है कि चाहे रालोद और सपा के नेता कुछ भी कर ले, यहां गठबंधन की दाल नहीं गलने वाली। खतौली में चुनावी पारा और चढ़ गया है। सपा और रालोद का दावा है कि इस बार खतौली सीट को हम भाजपा से छीन लेंगे। नतीजे तो किसी भविष्यवक्ता से पूछो या उन भाजपा के बड़बोले लोगों से पूछो जो दावे करते हैं। अभी तो चुनाव है और एक तरफा चुनाव है, इतना कहा जा सकता। अच्छा, एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक तरफा चुनाव है। खतौली विधानसभा का चुनाव लगभग बदल चुका है। खतौली विधानसभा की सम्मानित जनता ये तय कर चुकी है कि वो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ है। ये सब तय हो चुका है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने 21 सभाएं की हैं, नुक्कड़ सभाएं। वो गांव-गांव जा रहे हैं और ये सिलसिला आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। वहीं भाजपा का दावा है कि खतौली पर उसका कब्जा कोई हिला नहीं सकता। दोबारा जीत तय है। पार्टी के दिग्गज कह रहे हैं कि उपचुनाव के तीनों क्षेत्रों में कमल का खिलना तय है। खतौली पर तीनों सीटों पर चुनाव जीतेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तेजी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर यूपी को लेकर के, मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को लेकर चुनाव मैदान में है और जनता का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है। कमल ही खिलेगा और कमल ही जीतेगा। खतौली में रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। गांव-गांव में प्रचार में जुटे हैं। हर जगह एक ही अपील है कि भाजपा के छलावे में मत आना। चुनाव के बाद व्यवहार अलग होता है, वो चकाचौंध में रहते हैं, रौनक आती है और उन्हें लगता है अब हम नेता बन गए। लेकिन जो जैसा भी बड़ा शक्तिशाली बनता हो, चुनाव में तो आएगा फिर लौट के 5 साल बाद आपके पास ही। तो ताकत किसके पास है? ताकत तो आप ही के पास है। अब 5 साल में आपको मौका नहीं मिलने का। खतौली 403 में एक सीट, जब आम चुनाव होता तो एक सीट आप माने जाते कि 403 में एक सीट है, किसी की शायद नजर नहीं जाती। लेकिन जब बात सपा की तरफ से दिग्गज नेताओं के अब तक खतौली में डेरा नहीं डालने की आती है, तो फिर सपा और रालोद दोनों के नेता इस पर कुछ भी कहते हुए हिचकते हैं। उल्टे मीडिया पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। दरअसल ये चर्चा लगातार सरगर्म है कि क्या भाजपा ने मैनपुरी में सपा को इस कदर घेर लिया है कि उसके दिग्गज रामपुर से लेकर खतौली तक में प्रचार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, जबकि मैनपुरी में खुद अखिलेश घर घर प्रचार में जुटे हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि ये तो जुमले हैं। जुमलेबाजों से, झूठे वादों से जनता त्रस्त हो गई। अब जनता का जो एक सोच है और ख़ास तौर से युवाओं की, वो सोची है कि कैसे रोज़गार मिले, महंगाई सस्ती हो, भ्रष्टाचार पे पाबंदी लगे और ज़रूरतों की जो चीज़ है उनके दाम सस्ते हों, रोज़गार की गारंटी हो।
हमारी कोशिश होगी हम प्रत्येक मतदाता तक पहुँचें और जा कर के राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों को वहाँ जाके गठबंधन की नीतियों को बताएं। ये हमारी तैयारी है और हमें पूरा भरोसा है कि खतौली की सम्मानित जनता हमारी बात सुनेगी और 5 दिसंबर को एक ऐतिहासिक निर्णय लेगी, राष्ट्रीय लोकदल की जीत होगी। मुजफ्फरनगर के खतौली का ये उपचुनाव देश भर की नजरों में है, इसलिए यहाँ मची हर हलचल सुर्खियों में शुमार हो रही है। एबीपी गंगा के लिए खतौली से सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात ओम प्रकाश राजभर की। सुभासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भले ही मैनपुरी में अपनी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में उतारने का ऐलान किया था, लेकिन उनके उम्मीदवार रमाकांत कश्यप का पर्चा खारिज हो गया। इस मामले को लेकर अब पार्टी ने अदालत में गुहार लगाई है। इस बीच राजभर ने समाजवादी पार्टी पर हमले की रफ्तार तेज कर दी है। आज राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव और शिवपाल में दोस्ती की बात में दम नहीं। उन्होंने सवाल किया कि जब चाचा भतीजे दो अलग अलग दलों का झंडा लगाकर घूम रहे हैं तो कैसे मान लिया जाए कि दोनों में एकजुटता है। मैनपुरी उपचुनाव में भले ही सुभासपा के प्रत्याशी का नामांकन पत्र खारिज हो गया हो, लेकिन सपा को चुनौती देने और उस पर चुभने वाले हमलों की बौछार करने में ओम प्रकाश राजभर जरा भी पीछे नहीं। उन्होंने अखिलेश यादव पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें संदेह है कि चाचा शिवपाल के साथ अखिलेश के संबंध सुधर गए हैं। प्रसपा अपना झंडा लगा घूम रही है। हमने जो देखा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपनी गाड़ी में अपना झंडा लगा घूम रही है, तो कैसे मान लें कि एकजुटता है। जब वो झंडा उतार देते, अपना विलय की बात कर लेते कि नहीं हम समाजवादी पार्टी में विलय करते हैं, अब हमारा परिवार एक है, झंडा दो है तो कहाँ एकता की बात आ रही है। अभी चुनाव के कुछ ही दिन पहले, सूचना के कुछ ही दिन पहले रामगोपाल जी का बयान आया कि इन्होंने अक्षय को हराने के लिए जो है बीजेपी को मदद किया था। राजभर ने कहा कि जब आजमगढ़ का उपचुनाव था तो अखिलेश यादव को हमारी ये बात बहुत बुरी लगी थी कि वे एसी कमरे से बाहर निकले, लेकिन अब वही अखिलेश मैनपुरी में इसलिए गांव-गांव घूम रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। कि जब आजमगढ़ का बाई इलेक्शन था तब अखिलेश जी को हमारी बात बहुत बुरी लगी थी कि एसी से निकल करके धरातल पे काम करने की जरूरत है। वहाँ नहीं गए चूँकि चचेरा भाई लड़ रहा था। अब मैनपुरी में तो अब उनकी श्रीमती जी लड़ रही हैं, अब गांव-गांव घूम रहे हैं। अब ओम प्रकाश की बात लागू हो रही है ना। भाई माननीय नेताजी 2014 में 2.5 लाख से जीते, फिर 2019 आते आते बसपा के समर्थन से 90,000 से जीते। अगर बसपा का वोट ही खाली हटा दीजिए तो कहाँ समाजवादी पार्टी खड़ी है, अपने आप लड़ाई से बाहर है। राजभर यहीं चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा कि वोट के लिए अखिलेश अपने पूरे परिवार के साथ जनता के दरवाजे पर जितना भटक लें, लेकिन मैनपुरी में इस बार साइकिल पर ब्रेक लगना तय है। वोट के लिए दरवाजे दरवाजे उनके भटक रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी कहूँगा कि देखो बहुत बढ़िया टाइम है कि जो आपको वोट टिकट न दे, राजनीति में हिस्सेदारी न दे, उसको वोट देने से क्या फ़ायदा है। आप अपने वोट को सही जगह सही इस्तेमाल करो। यानी आसान नहीं है सीट निकलना सपा की, बहुत मुश्किल है। साफ है कि ओम प्रकाश राजभर मौके पर चौका लगाने के लिए तैयार हैं। भले उनकी पार्टी ने रामपुर और खतौली में उम्मीदवार खड़े कर रखे हों, लेकिन सबसे ज्यादा जोर अखिलेश पर जुबानी हमले पर है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बसपा प्रमुख मायावती ने आज भाजपा पर चुभने वाला हमला किया। निशाने पर योगी सरकार की तरफ से अगले साल आयोजित होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि यूपी में देशी और विदेशी पूंजी निवेश की जरूरत है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ सियासी फायदा हासिल करना और खेती की जमीन का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। मायावती ने भाजपा सरकार की विकास की नीति को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। यही नहीं, उन्होंने सपा और कांग्रेस को भी घेरा है। सवाल उठाए, पहले की सपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया।
फिर सवालों की दिशा कांग्रेस की ओर मोड़ ली। बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने पहले ट्वीट में भाजपा और सपा को निशाना बनाते हुए लिखा, यूपी में बीएसपी सरकार ने लोगों को रोजगार तथा बुनियादी सुविधाओं से युक्त नए पक्के मकान व भूमि आदि भी फ्री में लाखों परिवारों को आवंटित करके यहां गरीबों का जीवन धन्य होते हुए सभी ने देखा, किंतु पहले सपा व अब भाजपा सरकार में भी वैसी खास प्रगति क्यों नहीं। ट्वीट के जरिए बसपा अध्यक्ष मायावती का संदेश बिल्कुल साफ है। उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े वर्ग की फिक्र सिर्फ बसपा को है। मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट की दूसरी रणनीति बिल्कुल साफ कर दी। उन्होंने लिखा, यूपी में देशी व विदेशी पूंजी निवेश के लिए सरकार का अनवरत प्रयास जरूरी, किंतु ये केवल खेती भूमि के अधिग्रहण तथा राजनीतिक एवं चुनावी स्वार्थ तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। यूपी जैसे अति गरीबों के पिछड़े प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में वैसी ही तेज प्रगति भी लोगों को दिखनी चाहिए। मतलब साफ है कि मायावती अगले साल फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का विरोध करते हुए नहीं दिखना चाहती, लेकिन किसानों के उस बड़े वर्ग को साधने की जुगत में है जो आने वाले चुनाव में सत्ता का रास्ता तैयार कर सकता है। परंतु जिस तरह किसानों की जमीन कौड़ियों के दाम ली जा रही थी, जिस तरह किसान विरोध कर रहे थे, उन पर बल प्रयोग हो रहा था, और जहां से यमुना एक्सप्रेस वे गुजरा उसमें आवास के नाम पर, इंडस्ट्री के नाम पर जो जमीन आवश्यकता से कई गुना अधिक और जो सरकार का रेट था उससे कम पे ली जा रही थी, हमारा विरोध उसका था। ऐसे में बसपा अध्यक्ष मायावती की कोशिश उन तमाम परियोजनाओं से अपना नाम जोड़ने की है जो मौजूदा भाजपा सरकार में चल रही है और बसपा के कार्यकाल में धरातल पर नहीं उतर पाई। मायावती ने अपने तीसरे ट्वीट में लिखा, यूपी की समग्र प्रगति, विकास व लोगों की रोजी रोटी के साथ ही उनकी सुरक्षा व आत्मसम्मान के लिए बीएसपी की हुकूमत ने जो कुछ खास काम किया वो अपने बलबूते पर किया गया। यमुना के साथ गंगा एक्सप्रेसवे व जेवर एयरपोर्ट भी तब बन जाता अगर केंद्र की कांग्रेस सरकार ने थोड़ा सहयोग किया होता। कांग्रेस पर सीधा निशाना साधे जाने से पार्टी नेता भड़क गए। और ये विरोध हमेशा हम करेंगे, चाहे जो भी सरकार रही हो, जो किसानों की जमीन को विकास के लिए ले परंतु उसका उचित मुआवजा नहीं देगी, तो हम निश्चित रूप से हमारा विरोध उस बिंदु पे था। कभी यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण पर हमारा विरोध नहीं था। जहाँ तक सवाल है गंगा एक्सप्रेसवे का, हमने तो उसका चर्चा भी नहीं सुनी थी आपकी सरकार में। आपकी सरकार की तरफ से वो विधानसभा में भी नहीं आया, तब तो मैं विधानसभा में था। दरअसल बसपा सरकार में बने यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को सौंपी गई थी, जिसे लेकर उस वक्त तमाम सवाल उठे थे। अब मायावती ने यमुना एक्सप्रेसवे की उपलब्धि के बहाने जेवर एयरपोर्ट का जिक्र छेड़ा है, तो फिर से सियासत तेज हो चली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बात सीएम योगी के गुजरात दौरे की, आखिर क्यों गुजरात चुनाव में सीएम योगी पर सबकी नजर है। पिछले 6 दिनों में सीएम योगी आज तीसरी बार गुजरात के चुनावी गदर में गरजते दिखे। आज फिर उन्होंने 3 जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां की, रोड शो कर गुजरात में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को भाजपा की ताकत का एहसास करवाया। इस दौरान सीएम योगी ने गुजरात की अस्मिता, आजादी की लड़ाई में गुजरात का योगदान और भाजपा सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। यूं तो गुजरात के चुनावी गदर में तमाम दिग्गज प्रचार पराक्रम दिखा रहे हैं, लेकिन सबकी नजर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है, जिनकी शख्सियत भाजपा का गढ़ माने जाने वाले गुजरात में अहम हो चली है। पिछले 6 दिनों में तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात पहुंचे। भगवान कृष्ण की कर्मभूमि द्वारका से चुनावी दंगल में कदम रखा। इससे पहले द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना कर द्वारकाधीश का आशीर्वाद लिया। तीसरी बार गुजरात पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने द्वारका विधानसभा क्षेत्र, कच्छ जिले की रापर विधानसभा सीट, मोरबी जिले की धांगधा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया, जहां से धर्म की धुरी पर भावनाओं पर सवार आस्था और गुजरात की अस्मिता की उस डोर को साधा जो विधानसभा चुनाव में भाजपा की लगातार जीत का रास्ता प्रशस्त कर सकती है।
दिशा में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और सूझबूझ का परिणाम है। पहली बार हुआ जब कोई भारत का प्रधानमंत्री अयोध्या में जाकर रामलला का दर्शन करे और भगवान के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को अपने हाथों से प्रारंभ करने का कार्य भी करे। ये पहली बार हो रहा है। अगले वर्ष 2023 के अंत में जब भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। मुद्दा आर्थिक हो या फिर राजनीतिक या फिर देश की सुरक्षा का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर एक मुद्दे पर गुजरात और केंद्र की भाजपा सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। फिर कांग्रेस की सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान न मिलने के सवाल को सियासत के आसमान में तान दिया। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद पूरी तरह समाप्ति की ओर है। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का जो दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने निर्णय लिया, वह आतंकवाद की ताबूत का अंतिम कील साबित हो रही है। गुजरात में मुख्यमंत्री योगी धुआंधार सभाएं कर रहे हैं। शाम में भी सीएम योगी ने सूरत के वराछा रोड विधानसभा क्षेत्र में लंबा रोड शो किया। गुजरात में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। इससे पहले सीएम योगी कई और रैलियों को संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा की रणनीति गुजरात में 27 साल से वनवास काट रही कांग्रेस के सामने पिछली बार से कहीं बड़ी जीत दर्ज करने की है। और कहा जा रहा है कि भाजपा की इस रणनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा असर पैदा कर सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात माफिया अतीक अहमद की काली दौलत पर नई कार्रवाई की। प्रयागराज के झूसी में अतीक की 13 बीघे में फैली जमीन को कुर्क कर लिया गया है। कुल 2 संपत्तियों की कुर्की हुई है, जिसकी कीमत करीब 125 करोड़ रुपए की है। अतीक ने यह जमीन अपने पिता और चाचा के नाम से खरीदी थी और इस पर बाग लगा रखा था, लेकिन आखिरकार इसकी सच्चाई का खुलासा हो ही गया और अब कुर्की का एक्शन भी शुरू हो चुका है। 21/11/2022 में पारित निर्णय आदेश के तहत कुर्क किया जाता है। यदि इसमें कोई भी व्यक्ति अनधिकृत प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये माफिया अतीक अहमद के काले साम्राज्य के अंत की दिशा में बढ़ते कानून के कदमों की मुनादी है। हर बदलते दिन के साथ अवैध तरीके से खड़ा अतीक अहमद के आर्थिक साम्राज्य की बुनियाद हिल रही है। इसी कड़ी में प्रशासन ने उसकी 2 संपत्तियों को कुर्क किया है, जिनकी कीमत 1.25 अरब रुपए बताई जा रही है। योगी राज में माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में आज प्रयागराज की पुलिस माफिया अतीक अहमद की खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर रही है और इस वक्त हम प्रयागराज के झूसी कस्बे के हवेलिया इलाके में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि माफिया अतीक अहमद की बेशकीमती प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा रहा है, कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस के लोग हैं, पीएसी की तैनाती की गई है और ये वो बेशकीमती जमीन है, वो बेशकीमती प्रॉपर्टी है जिसे प्रशासन ने कुर्क। पुलिस ने प्रयागराज के झूसी क्षेत्र में करीब 13 बीघे में फैली दोनों संपत्तियों पर कुर्की का बोर्ड लगा दिया है। इस जमीन पर अतीक अहमद ने बबूल के पेड़ लगाए थे। काली कमाई से बनाई गई इस संपत्ति को अतीक अहमद ने अपने पिता फिरोज अहमद और चाचा उस्मान और अफरोज के नाम दर्ज करवाया था। आसपास के लोगों को भनक तक नहीं थी कि ये जमीन अतीक अहमद की है, क्योंकि जमीन की देखरेख कोई और कर रहा था। अब इस जमीन पर प्रशासन का कब्जा है। ये गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। अतीक अहमद के खिलाफ ये कार्रवाई है। धूमनगंज में अतीक के खिलाफ ये गैंगस्टर एक्ट दर्ज हुआ था, उसी में 14/1 की कुर्की की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। इसमें टोटल जो एरिया है 13 बीघा का है। अनुमानित कीमत इसकी 123 करोड़ है और जो ये संपत्ति है अतीक अहमद के द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने परिवारजनों के नाम की गई थी, उसी को आइडेंटिफाई किया गया और यहाँ पे कुर्क किया गया।
प्रयागराज पुलिस प्रशासन गैंगस्टर एक्ट के तहत अब तक अतीक अहमद की कई संपत्तियों को कुर्क कर चुका है। अतीक अहमद की कई संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है और इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने जो संकेत दिया है वो ये कि अतीक अहमद ने अवैध तरीके से जो संपत्ति बनाई है उस पर कार्रवाई का सिलसिला यही नहीं थमेगा। प्रयागराज प्रशासन ने अब तक अतीक अहमद और उसके करीबियों की तकरीबन 10 अरब की संपत्तियों पर या तो बुलडोजर चलाया है या तो उन्हें कुर्क किया है और इसी कड़ी में आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अतीक अहमद के परिवार की 1 अरब 28 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।